नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। शशि थरूर, इनका नाम सुनते ही कांग्रेस बिदक जा रही है। गोया वे कांग्रेस के सांसद नहीं हुए, सांसद हो गए। वो पार्टी के नेता नहीं हुए, नकेल हो गए। थरूर अब कांग्रेस के सभी नेताओं को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस का आलाकमान शशि थरूर से बहुत नाराज है। पार्टी का एक नेता जिसकी जुबान सदी है, बेहतरीन वक्ता है, पढ़ा लिखा आदमी है, देश और दुनिया की समझ उसके पास बहुत अच्छी है। 4 बार तिरुवनंतपुरम से वो सांसद रहा। उस नेता को पार्टी कह रही है कि मेरा नहीं। ये आज की तारीख में बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से कहीं बड़े प्रवक्ता नरेंद्र मोदी के बन गए। कारण ये है कि शशि थरूर की अगुवाई में सांसदों का जो डेलीगेशन दुनिया के तमाम हिस्सों में गया हुआ, 5 देशों में गया हुआ है। वो पनामा से निकले, बारबाडोस, मैक्सिको वगैरह जाएंगे। जो 5 देशों की यात्रा में पनामा में शशि थरूर ने ये कहा कि 2016 और 2019 पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के बाद या आतंकवादी वारदात के बाद भारत की सरकार ने एलओसी के उस तरफ और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ घुस करके मारा। और ये एक दूसरा भारत है। हम घुस के मारते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। आक्रामक भारत। हिंदुस्तान की पहले की जो इमेज थी, वो एक सॉफ्ट नेशन की थी, सॉफ्ट कंट्री की थी। और आडवाणी जब गृह मंत्री थे और वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान उन्होंने कोशिश की थी कि प्रोएक्टिव अप्रोच हिंदुस्तान का रहे, उसकी इमेज जो है दुनिया में उसमें बदलाव आए। नरेंद्र मोदी के बाद वो आक्रामक नेशन के तौर पर दुनिया के सामने देखा जाने लगा है और उसी तरीके से बर्ताव भी नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया करती है। एक बड़े ताकतवर और ग्लोबल लीडर के तौर पे उनकी इमेज बनी है। और 2016-2019 का जिक्र जो शशि थरूर ने किया, उसी पर कांग्रेस को एतराज है कि एलओसी के उस तरफ और इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ फौज ने कार्रवाइयां की हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार है। इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। ये अलग बात है कि हमने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, ये अलग बात है कि हमने उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लिया। ये कांग्रेस कह रही है। क्यों नहीं बताया? बताने में क्या डर था? अगर आतंकवादी हमारे यहाँ आकर के हमारे लोगों को मारकर चले जाते हैं, 2008 में मुंबई के भीतर 160 से अधिक लोग मारे गए। दुनिया में कोहराम हो गया। इस देश में सबसे बड़ी आतंकी वारदात थी। क्यों नहीं चढ़ के आपने मार दिया? क्यों नहीं आपने वहां स्ट्राइक की? और की भी तो आपने बताया क्यों नहीं? और जब आपने हमला किया या पाकिस्तान में टेरर कैंप को खत्म किया, नस्तनाबूद किया, बताने में क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है और हमारे भीतर कोई भी आतंकवादी गुट का आतंकवादी आकर के, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान को कहता है, वो आकर के हमारे लोगों की जान लेकर चला जाए, हम मारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं मारा हमने। डर के रहने की क्या जरूरत थी? अगर उसके पहले ऑपरेशंस हुए और दुनिया को हमने नहीं बताया, हमने हिंदुस्तान की इमेज को एक ताकतवर और आक्रामक देश के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा नहीं की, तो हमने अपनी जिम्मेदारियों से अपने पैर पीछे खींचे, यही माना जाएगा। अब 6 नहीं 60 की हूं। मतलब तब है जब हम बताएं कि तुम्हारे यहां से जो लोग आए, हमने घुस करके मारा है, दोबारा मारेंगे। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट हो, या फिर पहलगाम के बाद वहां के आतंकवादी कैंप्स, और आप समझिए कि मुरीद के और बहावलपुर, ये तो हेडक्वार्टर्स है भाई। बहावलपुर में पूरा जैश रहता है, मसूद अजहर वहीं रहता है, मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर है। वहां मारा और वीडियो दिखाया दुनिया को। क्यों नहीं दिखाएंगे? पाकिस्तान ने जब जंग छेड़नी चाहिए, यह कहने के बाद भी कि हमने तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, ना ही नागरिक बस्तियों को छेड़ा है, ना ही तुम्हारे आर्मी के इंस्टॉलेशंस पर कोई निशाना साधा है, नहीं लड़ो। लड़ा तो फिर उसको मारा। उसके 11 आर्मी के बेस तबाह किए और तस्वीरें दुनिया के सामने हमारी फौज लेकर के आई। अगर उसके बाद राहुल गांधी ये पूछते हैं कि हमारे कितने जेट्स मारे गए, हमको कितना नुकसान हुआ, तो फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते नहीं क्या? या जो सेना कह रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या?
शशि थरूर कांग्रेस के भीतर दिक्कत इसलिए पैदा कर रहे हैं कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अटैक किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो नया नहीं है, वो हम भी पहले करते रहे और उसका फायदा चुनावों में, राजनीति में नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं। और इसी शशि थरूर की बात का जो उनकी किताब है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर पवन खेड़ा ने, उस किताब के कोट को रखा कि शशि थरूर ने 2016 और 2019 की आतंकवादी हमलों के बाद, 2016 के बाद, 2018 किताब है, ये कहा था कि सरकार जो है उसका गलत फायदा उठा रही है, सियासी फायदा उठा रही है। शशि थरूर ने ये नहीं कहा कि ये टेरर अटैक या टेररिस्ट कैंप पर जो हमला है, सर्जिकल स्ट्राइक है, वो गलत है। शशि थरूर ने ये कहा कि जो हमला हुआ है सही है और उस हमले के चलते ही पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों के मन में, पाकिस्तान के भीतर आईएसआई और वहां की आर्मी, उसके भीतर एक डर पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल माइलेज उठाया जा रहा है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और विरोध में होने के नाते आपको कहने का हक बनता है, आप कहेंगे। क्या शशि थरूर ने कांग्रेस के भीतर जो सवाल खड़ा किए, इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी के एजेंट या बीजेपी के नेता हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को जब कांग्रेस आला कमान ने पार्टी के अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा कि पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार हैं पार्टी के, उनके खिलाफ शशि थरूर उतरे। उन्होंने कहा कि हारने के लिए ठीक है, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मर्यादाएं और लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। वो लड़े, तो क्या उनको आप ये माने कि वो बीजेपी के इशारे पर लड़े, या उससे पहले जो ग्रुप 23 था, वो 23 नेता, आज बहुत सारे नेता, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सब लोग तो पार्टी के भीतर ही हैं, उनमें से एक शशि थरूर भी थे। वो 23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और लिख कर कहा कि संगठन के भीतर आमूलचूल बदलाव की जरूरत है और इसको नए सिरे से खड़ा किया जाना बहुत जरूरी है, तो शशि थरूर उस समय क्या पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे? वो पार्टी के हित में ही, पार्टी की बेहतरी के लिए ही बात कर रहे थे। पार्टी के भीतर बदलाव बहुत जरूरी है और एक नयापन आना चाहिए, नया ब्लड इन्फ्यूज किया जाना चाहिए। ये बहुत पहले से जो चीजें चल रही हैं, जो लोग जहां जहां बैठे हुए हैं जकड़बंदी का शिकार हो गए हैं, पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, अपनी जमीन खोती चली जा रही है। इसलिए जाहिर है कोई भी नेता जो पार्टी का भला चाहता है वो कहेगा। उन्होंने कहा अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़ते हैं तो जाहिर है वो पार्टी के भीतर मानते हैं कि मेरी पार्टी के भीतर लोकतंत्र है, और कांग्रेस दावा करती रही है कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, मेरे यहाँ ऐसा होता है कि मेरे यहाँ लोकतंत्र है। तो आज शशि थरूर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पार जाकर के हमला किया, और जाहिर है कि उन्होंने कहा, फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसमें क्या बद दिक्कत है? उदित राज जब ट्वीट करते हैं तो जयराम रमेश उसको रीट्वीट करते हैं और ट्वीट में ये है कि शशि थरूर आज की तारीख में बीजेपी किसी भी प्रवक्ता से बड़े प्रवक्ता है नरेंद्र मोदी के। आप अपने नेता को अपने से दूर कर रहे हैं। एक काबिल नेता को अपनी पार्टी के भीतर सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय आप अपने विपक्ष को या सरकार को मौका दे रहे हैं कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए, और वो काबिल हैं, योग्य हैं, उनका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार कर लेगी, लेकिन आपको नुकसान होगा। अगर केरल के भीतर सांगठनिक ढांचा कमजोर है, वहां बदलाव होना चाहिए, लीडरशिप शशि थरूर के हाथों में आनी चाहिए, क्या गलत है? अगर वो केरल के नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, उनका जमीनी आधार इस बात से साबित होता है और पार्टी के संगठन के सामने कहते हैं कि नेतृत्व मुझे दे दो, यहाँ सांगठनिक ढांचा बदलना जरूरी है, पार्टी की जमीन जनाधार बढ़ाना जरूरी है, तो क्या गलत है? इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी के पैरोकार हो गए। उन्होंने भारत की सरकार का पक्ष लिया कि भारत की सरकार ने 2016-19 में किया है और यह अगर पहली बार है तो बार-बार होगा। ऑपरेशन सिंदूर हमने ऑन किया है, ऑन रहेगा अगर हमारे यहाँ आतंकवादी हमले होंगे तो। भारत का सांसद जो भारत की सरकार और भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो दुनिया को बताएगा ना कि मेरी सरकार ने क्या किया और मेरी सरकार क्या सोचती है, वो करेगी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव ने उस डेलीगेशन का नेता बनाया, जो डेलीगेशन कश्मीर पर मानवाधिकार के मामले के लिहाज से जो प्रस्ताव रखा था,
पाकिस्तान ने उसका विरोध करने के लिए भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सलमान खुर्शीद गए थे, फारूक अब्दुल्ला गए थे, हामिद अंसारी तब संयुक्त राष्ट्र में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी थे उसमें, अहमद थे। लेकिन डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था? विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव, इन दोनों नेताओं ने मिलकर के ओआईसी, जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ राजदूत और यूरोपियन देशों के राजदूतों को दिल्ली में बुला करके उनसे बैठक करवाने की योजना बनाई और वो कामयाब रही। हिंदुजा बंधु, जो जिनके वाजपेयी के साथ रिलेशन बहुत नजदीक थे और ईरान के बहुत खास थे, हिंदुजा बंधुओं से बात करके वाजपेयी ने ईरान की सरकार को भारत के पक्ष में तैयार करवाया। वाजपेयी क्या कर रहे थे? वो भारत का काम कर रहे थे, भारत की सरकार के लिए जो जरूरी था वो कर रहे थे। राष्ट्रीय हित में उस समय आवश्यक जो था, उनका दायित्व बन रहा था कि जो भी उनकी क्षमता है, योग्यता है, उनके संपर्क हैं, सूत्र हैं, उसकी बिना पर उसका पूरा इस्तेमाल करके भारत को उस मुश्किल घड़ी से निकाल के ले जाए। नतीजा क्या हुआ? ईरान ने कहा कि आप संशोधित प्रस्ताव लेकर के आओ पाकिस्तान को, और ईरान पर बहुत भरोसा था पाकिस्तान को। जो ओआईसी के देश हैं, उसमें इंडोनेशिया और लीबिया, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। चीन हिंदुस्तान के साथ आ गया। स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान, जिसको ये उम्मीद थी कि इस प्रस्ताव पर, जो मानवाधिकारों के हनन को लेकर के उसने रखा है कश्मीर में, अगर भारत हारता है तो भारत के खिलाफ बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं, और वो मन मन खुश हो रहा था, उसके भीतर लड्डू फूट रहे थे। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने मुंह पर खुद का तमाचा मारा था, और तमाचा मारने में अगुवा कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे वो? विपक्ष के नेता थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कौन प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गया है, भारत की सरकार की तारीफ कर रहा है, और वो बता रहा है कि पाकिस्तान अगर फिर से हरकत अपनी जारी रखता है तो फिर मारेंगे, वहां आतंकवादियों को हम जीने नहीं देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, पाकिस्तान अगर खड़ा होता है तो उसकी कमर तोड़ देंगे। दुनिया को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार, वहां की ताकत, वहां के 140 करोड़ लोग, उनका मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है। अगर कोई सांसद और वो डेलीगेशन को हेड करने वाला आदमी अपने देश का परचम लेकर के चल रहा है, बुरा क्या है? अगर अटल बिहारी वाजपेयी भारत की सरकार का पक्ष रख रहे थे, तो क्या नरसिम्हा राव का पक्ष रख रहे थे? सिर्फ यही ना कि उन्होंने पहली बार एलओसी के उस पार और आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016-2019 में, और फिर करेंगे। पहली बार ही आपको चुभ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उससे पहले 6 बार की, और आपने ऑफिशियली कहा है कांग्रेस ने कि हमने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो दुनिया को जानना चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुचल दूंगा, अगर तुमने मेरी तरफ आंख उठा के देखी, मेरे लोगों के खिलाफ कोई भी दहशतगर्दी की, तो कहने भर से नहीं है, मैंने जो किया है बताने का काम है। ये दुनिया बताने से चलती है। इजराइल अगर हमला करता है तो बोलता है कि हमला करेंगे, खत्म करेंगे, नहीं रुकेंगे, मारेंगे। मैं मानवाधिकारों के हनन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने नागरिकों, अपनी संप्रभुता और देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने का जो संकल्प है, या साहसिक सरकार का, उसके साथ चलता है। अमेरिका ने घुस करके अफगानिस्तान से लेकर के इराक तक बम, टन टन बम गिरा दिए। दुनिया चुप रह गई, क्योंकि उसके यहां आतंकवादी वारदात हुई थी, उसको दुनिया को बताना था कि मेरे यहां अगर कुछ भी होगा तो मैं कहीं भी रहोगे छोड़ूंगा नहीं। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर हजारों हजार टन बम गिरा दिए। उसने उसामा बिन लादेन को पता होने के बाद पाकिस्तान के भीतर घुस करके उसको लेकर के जाकर मारकर समंदर में गिरा दिया। किसकी हिम्मत हुई? और दोबारा आतंकवादी हमले नहीं हुए। 9/11 के बाद अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अगर आपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी संप्रभुता का सम्मान आपके भीतर है, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर के आप चलते हैं, तो अपने लोगों के खिलाफ अगर किसी देश में पल रहे आतंकवादी कोई कार्रवाई करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो वहां आपने जो किया उसको खत्म करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसको बताना चाहिए।
अगर आपने नहीं बताया तो आप में साहस नहीं है, और बिना साहस के सत्ता नहीं चलती है। बिना साहस के 140 करोड़ का देश नहीं चल सकता है। जब सामर्थ्य है, शक्ति है, आप सबल हैं, तो साहस भी हो कहने का कि मैंने मारा है, मारूँगा। इस साहस का सम्मान कर रहे हैं शशि थरूर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आए तो उनसे अलग होकर के आप बात करिए, लेकिन दुनिया के मंच पर जब भारत का पक्ष रख रहे हैं, भारत की सरकार की तरफ से वो कह रहे हैं, तो अभी आपको उनके लौटने का इंतज़ार करना चाहिए। पार्टी के भीतर, पार्टी के फोरम पर आप उनके साथ सवाल कीजिए कि आपने जो भी कहा गलत कहा है, मुझे मंजूर नहीं है। हमारा अपना स्टैंड रहा है, हमने भी 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसको आप सही तरीके से फिर जाकर के रखिए। लोगों के बीच में आप हमारे सम्मानित नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, आप हमारे बड़े सांसद हैं, आपको चलना चाहिए। अब कांग्रेस कहती है कि विशेष सत्र बुलाइए लोकसभा का। विशेष सत्र बुला के क्या करेंगे आप? मैं सिर्फ पार्टी की समझ पर जा रहा हूं। सेना ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा, जितने विपक्षी दल हैं उन्होंने भी अपनी बात कही। देश के तमाम विपक्षी, मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में एकजुटता दिखाई और बोला कि पूरा भारत एक मन है, एक लय है, एक साहस है, एक एक संकल्प है, और हमने मारा। हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं, हो गया। तो जो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा उसमें आप क्या पूछेंगे? यही कि हमारे कितने रफेल मारे गए। फ्रांस की कंपनी, फ्रांस ने भी कह दिया कि कोई रफेल नहीं गिराएगा। या हमारे कितने फाइटर जेट्स मारे गए, हमारी सेना का नुकसान कितना हुआ। सेना ने कहा कोई नुकसान नहीं है। सेना ने तस्वीर दिखाई कि पाकिस्तान के भीतर देखिए ये उनके एयर बेसेस हैं, ये आतंकवादी को ठिकाने हैं, और हमने नस्तानाबूद कर दिया। दुनिया की वो एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और वो एक्सपर्ट्स जो वॉर जोन पर नजर रखते हैं, देशों की सामरिक शक्ति के बारे में लगातार वो स्टडी करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। अगर ये जंग थोड़े घंटे और 72 घंटे, 3 दिन 4 दिन और खिंच गई होती तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहता। और ये सच है, इसको आप नकार नहीं सकते। चीन दंग है कि उसका अपना एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। टर्की को इस बात पर परेशानी है कि उसके सारे ड्रोन जो है वो नाकाम हो गए। ये आपकी जीत है। स्पेशल सेशन किस लिए? जो सत्र होते हैं, आमतौर पर सामान्य सत्र होते हैं संसद के, उन सेशंस के भीतर तो आप हल्ला गुल्ला हंगामा करके चलने नहीं देते, काम नहीं हो पाता है। तो ये जंग के ऊपर जो सत्र, आप स्पेशल सेशन जब आमतौर पर सत्र आएगा, मानसून सेशन आएगा ना, आप बात कीजिए उस पर। स्पेशल सेशन क्यों? कांग्रेस के भीतर रणनीति की, अपने नेताओं को हैंडल करने के तौर तरीके की, संगठन के भीतर जिम्मेदारियों जवाबदेहियों को बांटने की, संगठन के सुचारू तरीके से चलने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक एक मजबूत ढांचे की बेइंतहा कमी है। और इस कमी के चलते ही वो नेतृत्व आपका चाहे जो समझता हो, वो शशि थरूर से आज नाराज है, कल किसी और से नाराज होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आप साफ हैं, और 40 साल से, 89 से लेकर के 2025 तक आप खत्म होते चले गए, तो आप बड़े इलाके से 80 सीटें यूपी की, 40 सीटें बिहार की, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 162 सीटें तो यही है। इसके अलावा कई राज्यों की बात हम कर सकते हैं जहां से आप साफ हो रहे हैं। तमिलनाडु में बैसाखी लेकर चल रहे हैं आप डीएमके की, इतना बड़ा स्टेट है, 39 सीट्स। महाराष्ट्र में बैसाखियां हैं आपके पास। तो इन तमाम बड़े राज्यों में लगभग 250 सीटें वहां से आप खाली हैं।
ये चिंता अगर आपके भीतर होती तो अपने नेताओं को सँभालने, अपनी ज़मीन बढ़ाने, संगठित ढांचा को मजबूत करने पर ज़्यादा काम होता है, बजाय कि शशि थरूर के खिलाफ आपने तोप खोल दी है। उदित राज आज बोल रहे हैं कि शशि थरूर जो हैं वो नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता हो गए हैं। उदित राज बीजेपी के लिए क्या नहीं कह रहे थे जब बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और वो बीजेपी के सांसद बन गए थे तो, कि बीजेपी तो दुनिया की बेहतरीन पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे शानदार लीडर हैं। आज जब टिकट नहीं मिला, आप कांग्रेस में चले गए तो आपको लगता है कि शशि थरूर रद्द हो गए। वो 4 बार के सांसद हैं, आप अपने बूते 1 बार भी नहीं जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप जीत गए। तो सवाल ये है कि नेता के पास ज़मीन हो, जनाधार हो, उसका अपना ज़मीर है कि हमको सही-गलत सोचने, कहने का खुद फैसला करना चाहिए। उसकी अपनी एक दृष्टि है, नज़रिया, विज़न जिसको हम कहते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल दोनों इश्यूज़ के लिहाज से। उसको आप रद्द कर रहे हैं। आप ऐसी स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं कि वो चला जाए आपकी पार्टी से। ऐसी समझ अगर कांग्रेस के भीतर ही है, तो किनके भूत है? जयराम रमेश जो पंचायत के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पवन खेड़ा, ये लोग चुनाव जीत के दिखा दें। 40 साल से आप सिस्टम के भीतर बैठे हुए हैं, आप खा रहे हैं पार्टी को। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, पवन खेरा, इनकी तरह के लोग या फिर आपके संगठन के जो महासचिव, ये सब लोग चुनाव नहीं जीत सकते। मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते आप, खड़ा कर दो। और ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद उससे करता धरता है। ये तय करते हैं कि पार्टी की लाइन क्या होगी, पार्टी की नीति क्या होगी, पार्टी का कौन सा नेता क्या बोलेगा, कौन सा नेता क्या नहीं बोलेगा। अरे साहब, आप अपने बारे में सोचिए। ये तो कुड़मगजी है उस पार्टी लीडरशिप की कि ऐसे लोगों को उसने इतनी जिम्मेदारी भरी जगह पर बिठा रखा है और लंबे समय से। काहे को? किसी भी सेहतमंद लोकतांत्रिक देश के लिए विपक्ष का बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोई सत्ता सरकार अगर सांचे में रहे, वो सही रास्ते पर चले, इसके लिए विपक्ष का बहुत ताकतवर होना बहुत जरूरी है। इस देश में अगर विपक्ष कमजोर हो रहा है तो वो अपने कारण, खास करके कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, अपने कारण यानी कि लोकतंत्र को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका किस पार्टी की है? तो कांग्रेस की। इस देश में अगर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो कांग्रेस, लोकतांत्रिक मूल्य गिर रहे हैं तो कांग्रेस, लोकतांत्रिक दायित्व अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो कांग्रेस, लोकतांत्रिक माहौल अगर कहीं खराब हो रहा है तो कांग्रेस, और लोकतांत्रिक तरीके से सोचने, समझने और बोलने वाले नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही तो कांग्रेस। सोचना चाहिए कांग्रेस को। मैं बायस नहीं हूं, किसी भी पूर्वाग्रह के साथ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई पार्टी या उसका संगठन इतना मजबूत है कि 24 घंटे के मोड में 365 दिन मोड में चल रहा है और हर चुनाव, चाहे मुखिया का चुनाव हो तो, लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तो, लोकसभा का हो तो, पूरी ताकत से घुस जाएंगे। दिल्ली एमसीडी हो तो अमित शाह रोड पे रहते हैं, हैदराबाद लोकल बॉडी इलेक्शन हो तो अमित शाह रोड पे रहते हैं। प्रधानमंत्री को छोड़ करके पार्टी का सारा ढांचा लग जाता है बीजेपी का लोकल बॉडी इलेक्शन में। कश्मीर के डीडीसी के इलेक्शन हो, यहाँ एमसीडी चुनाव हो दिल्ली के, या फिर हैदराबाद लोकल बॉडी इलेक्शन हो, मुंबई लोकल बॉडी इलेक्शन, यानी कि चुनाव चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ही तय करते हैं कि आपके लिए जनमत क्या कहता है। और बीजेपी 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए अपने आप को तैयार रखती है, अपने नेताओं को तैयार रखती है, संगठन ढांचे को मजबूत करती रहती है और उसकी रणनीति लगातार बदलती चलती है, समय के लिहाज से मुद्दों को समझने, आजमाने और उनको लोगों के बीच में रखने के लिए। आपके पास कोई तैयारी नहीं। क्या जयराम रमेश ने, सुरजेवाला ने या पवन खेरा ने या पार्टी के भीतर बाकी जो आपके लोग हैं, आपके सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं? तो शशि थरूर का बयान हो सकता है कि पार्टी के नाते, विपक्ष के नाते आपको लगता हो कि यार ये तो मेरी पार्टी लाइन से अलग है। अभी वो इंटरनेशनल फोरम पर है, वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, लेट हिम कम बैक, डिस्कस। तो आप पार्टी फोरम पर डिस्कस कीजिए। अभी आपने अपने सारे, मतलब आप इससे बाहर है, क्यों नहीं? कांग्रेस को अपने इस क्यों का बार बार जवाब सोचना चाहिए। जब भी आप कोई बड़ा मुद्दा लेकर के और पार्टी के भीतर एक बड़ी खदबदाहट महसूस करते हैं,
तो क्यों करते हैं, इस पर सोचना जरूरी है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन सारे संकेत, सारे सूत्र और कांग्रेस का सारा बर्ताव ये बता रहा है कि वो बीजेपी जाएंगे। वो चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर शशि थरूर के बारे में कहा कि थरूर साहब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, और उसको माना गया कि थरूर को वो अलग कर रहे हैं, या फिर तिरुवनंतपुरम में मंच पर उन्होंने थरूर से हाथ मिलाया तो संकेत आया कि भाई बाकी लोगों को नमस्ते किया, इनसे हाथ मिलाया, कुछ अलग रिश्ता है। इन रिश्तों को लेकर के पार्टी के भीतर बात करनी चाहिए। थरूर की गलती नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस समझ की है। आज बस इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।